लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल 102 सीटों के लिए होगा मतदान। कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग पार्टियां पहुंची मतदान केंद्रों पर। सवेरे 7 से शाम 5 बजे तक वोटिंग। राज्य की 4 सीटों के लिए जारी हुई अधिसूचना। नामांकन प्रक्रिया शुरू। राज्य में पहली बार जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम से चुनाव ड्यूटी में लगे वाहनों की होगी निगरानी। मनरेगा घोटाले मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। ग्रामीण विकास विभाग के कार्यकारी अभियंता शशि प्रकाश और जय किशोर चौधरी की 4 अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त। और गर्मी से राज्य भर में जनजीवन प्रभावित। मौसम विज्ञान केंद्र ने 22 अप्रैल तक हीट वेव को लेकर जारी किया अलर्ट। सावधानियां बरतने की भी दी सलाह। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पहले चरण में झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार समेत 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों के लिए कल वोट डाले जाएंगे। इसे लेकर मतदान कर्मियों को कड़ी सुरक्षा के बीच आज बूथों के लिए रवाना किया गया। शुक्रवार को के मतदान की सभी तैयारियां पूरे जोरों पर है। इस चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर चुनाव होगा। इस चरण में 1625 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। पहले चरण का चुनाव प्रचार बीते शाम समाप्त हो गया था। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कमर कस चुका है। हमारे पास देश के कोने कोने से दृश्य आ रहे हैं जिसमें पहले चरण के चुनाव को संपन्न कराने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो पोलिंग पार्टियां पोलिंग स्टेशंस के लिए रवाना हो रही हैं और उसकी तैयारियां जोरों पर है। ये दृश्य आप देख सकते हैं कि किस तरह से पोलिंग पार्टियों को उनका जो मतदान की सामग्री है वो दी जा रही है और उसके साथ ही साथ जो फोर्सेस हैं वो भी लगातार जा रही हैं। राज्य की 4 लोकसभा सीटों खूंटी, पलामू, सिंहभूम और लोहरदगा के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। खूंटी लोकसभा क्षेत्र के लिए आज से नामांकन का काम शुरू हो गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी लोकेश मिश्रा ने बताया कि प्रत्याशी 25 अप्रैल तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे, जबकि 29 अप्रैल नाम वापसी का आखिरी दिन है। 25 तारीख तक नामांकन की प्रक्रिया 3 बजे तक संपन्न होगी और हम लोगों ने पब्लिक नोटिस के द्वारा उसको सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार प्रसार के लिए भेज दिया है ताकि सभी जो प्रस्तावित अभ्यर्थी हैं उनको जानकारी हो जाए। उसमें हम लोगों ने नामांकन कक्ष का साथ ही साथ जो संवीक्षा कक्ष का डिटेल्स दिया है। अपर समाहर्ता महोदय उसमें ARO नामित हुए हैं जिनके द्वारा नामांकन की प्रक्रिया में सहयोग किया जाएगा। श्री मिश्रा ने खूंटी में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि स्वच्छ और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं बहाल की जा रही है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं और मतदान कर्मियों की सुरक्षा और सुविधा का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोगों ने फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान बनाया है और सभी जगहों पर पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि स्वच्छ, पारदर्शी और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं और मतदान कर्मियों के लिए पेयजल और शौचालय समेत अन्य सुविधाएं भी सभी बूथों पर बहाल कर दी गई है। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। राज्य में लोकसभा चुनाव ड्यूटी में लगने वाली गाड़ियों की जीपीएस से मॉनिटरिंग की जाएगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने इसे लेकर व्यापक प्रबंध किए हैं। इसके तहत झारखंड में लोकसभा चुनाव के दौरान बूथ से लेकर स्ट्रांग रूम तक जाने वाली ईवीएम और निर्वाचन कर्मियों के मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी। राज्य में पहली बार जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए निगरानी रखने की तैयारी में जुटे चुनाव आयोग का मानना है कि इससे चुनाव में पारदर्शिता आएगी। गाड़ियों के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए जिला मुख्यालय से लेकर चुनाव आयोग कार्यालय में विशेष टीम बनाई गई है, जहां ऑनलाइन माध्यम से नजर रखी जाएगी। कोडरमा में लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और
सफलतापूर्वक संपन्न कराने को लेकर विभिन्न कोषांगों का गठन किया गया है। इसमें जन शिकायत सी विजिल ऐप सहायता कोषांग भी शामिल है। इस कोषांग के माध्यम से सी विजिल ऐप पर आने वाली शिकायतों का चरणबद्ध तरीके से निवारण किया जाता है। कोडरमा की जिला निर्वाचन पदाधिकारी मेघा भारद्वाज ने बताया कि जिले में 100 मिनट के अंदर शिकायतों का निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में सी विजिल ऐप में शिकायत दर्ज करने का अनुरोध किया है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज असम के कोकराझार में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने पूर्वोत्तर को अलग थलग रखा। वहीं उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने पूर्वोत्तर को अलग थलग रखा। वहीं उन्होंने भाजपा की मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि आज पूर्वोत्तर भारत का 70% हिस्सा आफ्सपा से बाहर हो गया है। हटाओ आफ्सपा, हटाओ एसपीए हटाओ। आज 70% से ज्यादा त्रिपुरा में, मिजोरम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, असम में एएफएसपीए हटा दिया गया है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। क्या था कांग्रेस की नीति? आपको अकेलेपन में रखो, आइसोलेट रखो, आपको अंधकार में रखो, आपको अलग थलग रखो। आपको जोड़ने का काम किसी ने किया तो वो एनडीए की सरकार, मोदी सरकार और हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने किया। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केरल के कन्नूर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा देश की जनता पर एक राष्ट्र, एक इतिहास और एक भाषा को थोपना चाहती है, जबकि कांग्रेस पार्टी देश की विविधता पर विश्वास रखती है। The multiple languages, the multiple traditions, the different histories, the different expressions of all our people. The BJP wants to impose one history, one nation, one language on the people of India. First of all, this is a fundamental misunderstanding of what the people of Kerala or the people of Tamil Nadu or the people of Bengal and say there is going to be one language. You're insulting every single citizen of Kerala. Malayalam is not just a simple language. If you remove Malayalam, how will a mother in Kerala explain the history of this great land? 21 अप्रैल को रांची के प्रभात तारा मैदान में झामुमो ने उलगुलान रैली बुलाई है। इस उलगुलान रैली में इंडी गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत इंडी गठबंधन के कई दिग्गज रांची से चुनावी आगाज करेंगे। बताया जा रहा है कि इस रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल होंगे। इस रैली की सफलता को लेकर झामुमो की ओर से लगातार कार्यकर्ताओं से संवाद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भी सरायकेला खरसावां में इसकी सफलता को लेकर चर्चा की और उन्हें रैली में शामिल होने का आह्वान किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दुमका लोकसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार सीता सोरेन पर हमले की आशंका जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर आशंका जाहिर करते हुए कहा कि संभव है कि सिंहभूम की सांसद और पार्टी उम्मीदवार गीता कोड़ा पर पिछले दिनों हुए हमले की तरह सीता सोरेन पर भी झामुमो कार्यकर्ता जानलेवा हमला कर सकते हैं। मीडिया में दुमका से झामुमो उम्मीदवार नलिन सोरेन के इस बयान को लेकर छपी खबर पर उन्होंने चिंता जाहिर की है, जिसमें नलिन ने झामुमो के विरोध में बोलने पर सीता सोरेन के साथ भी गीता जैसा हाल होने की चेतावनी दी है। श्री मरांडी ने चुनाव आयोग और पुलिस से आग्रह किया है कि गीता कोड़ा जैसा जानलेवा प्रकरण सीता सोरेन के साथ भी न हो, इसके लिए उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। रांची पुलिस नशीले मादक पदार्थ ब्राउन शुगर की तस्करी के लिए विरुद्ध लगातार अभियान चला रही है। अभियान के तहत रांची के खेलगांव थाना क्षेत्र से पुलिस ने सुमन कुमार नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से
16.20 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। इस तस्कर की गिरफ्तारी के बाद मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने 3 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। राजधानी रांची के नगर पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने आज रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि ब्राउन शुगर तस्करी मामले में कुल 3 व्यक्ति और 1 नाबालिग की गिरफ्तारी की गई है। कि रामदयाल मुंडा कला केंद्र के पास में जो है वो 2-3 लड़के जो है ब्राउन शुगर बेचने का काम कर रहे हैं। इस आलोक में एक सदर डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और खेलगांव थाना प्रभारी के माध्यम से जो है वहां पर सबसे पहले जब पहुंचा गया तो एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, सुमन कुमार। जब उनसे पूछताछ और गहराई से पूछताछ करने लगे तो इनके द्वारा जो है इनसे पूछताछ के क्रम में बताया कि ये पुराने समय से जो है ये ब्राउन शुगर बेचने का काम कर रहे हैं। तीनों लड़के जब ठीक से इनकी छानबीन की गई और जब इनका जांच किया गया, इनका विधिवत रूप से तलाशी ली गई, तब इनके पास से जो है सुमन कुमार के पास में 16.20 ग्राम जो है वो ब्राउन शुगर मिला है और दूसरे ऋषिकेश कुमार के पास में 0.70 ग्राम का ब्राउन शुगर बरामद की हुई है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज मनरेगा घोटाले मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्रामीण विकास विभाग के कार्यकारी अभियंता शशि प्रकाश और जैब किशोर चौधरी की 22,47,000 रुपए की 4 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। वहीं ईडी ने यह भी जानकारी दी है कि इस मामले में कुल 106 करोड़ 86 लाख रुपए की कुर्की भी हुई है। गौरतलब है कि ईडी की जांच में यह बात सामने आई थी कि मनरेगा की योजनाओं के नाम पर राज्य के सभी जिलों में फर्जी खरीदारी की गई थी। वहीं कई सामग्री की खरीदारी बेहद ऊंची दरों पर की गई थी। इस घोटाले में कई बड़े अफसरों के शामिल रहने के कयास लगाए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े 8 एकड़ 86 डिसमिल जमीन खरीद बिक्री मामले में गिरफ्तार झामुमो नेता अंतु तिर्की जमीन कारोबारी विपिन सिंह, प्रियरंजन सहाय और इरशाद अख्तर को ईडी के विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया। अदालत से ईडी को इन चारों से पूछताछ के लिए 5 दिनों का रिमांड मिला है। हालांकि ईडी ने 7 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने 5 दिन के ही रिमांड को मंजूर किया। गौरतलब है कि ईडी की ओर से की गई छापेमारी में इन आरोपियों के आवास से काफी मात्रा में फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने रिश्वत लेने के आरोपी रामगढ़ के रेलीगढ़ा परियोजना कार्यालय के लिपिक रामराज नूनिया को दोषी पाकर 3 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सीबीआई टीम ने 5 मार्च 2020 को 5,000 रुपए रिश्वत लेते रामराज नूनिया को गिरफ्तार किया था। नूनिया ने सीसीएल कर्मी सिंगराई मुंडा से प्रशिक्षण अवधि और इंक्रीमेंट के एरियर बनाने एवं भुगतान कराने के एवज में रिश्वत मांगी थी। इस मामले में सीबीआई ने सिंगराई मुंडा की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से 8 गवाहों को प्रस्तुत किया गया था। गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र में पुलिस की गोली से एक युवक की मौत मामले में थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। वहीं आरोपी एएसआई को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीना ने बताया कि आरोपी एएसआई पर गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट की धारा में सुंदर पहाड़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं गोड्डा एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी की टीम मामले की जांच कर रही है। से संबंधित 307 बहादुरी से संबंधित कांड है। इस कांड में दिसंबर 2023 में जेल गए थे और हाल ही में वो जेल से छूटकर बाहर आए थे। इसी सूचना के सत्यापन में आवश्यक कार्रवाई हेतु कल दिनांक 17/4/24 को शाम को थाना प्रभारी सुंदर पहाड़ी के नेतृत्व में एक छापामारी टीम का गठन कर इनके घर पर छापामारी अभियान किया जा रहा था। उसी क्रम में बेनेडिक हेम्ब्रम के घर के बाहर से एक व्यक्ति भागने लगा। पुलिस को देखकर जो अभियान दल में शामिल एक सैनिक राजनाथ यादव थे, उनके द्वारा उनको रुकने का आदेश दिया गया, परंतु भागने लगे। धरपकड़ के क्रम में फायरिंग की घटना घटित हुई, जिससे उक्त व्यक्ति के जो कंधे में, बाएं कंधे में गोली लगी। घायल व्यक्ति को त्वरित रूप से उपचार हेतु प्राथमिक उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुंदरपहाड़ी लाया गया। इलाज के क्रम में चिकित्सकों के द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। इस छापामारी दल में जो शामिल सैनिक राजनाथ यादव है, उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही देश और दुनिया में आज के दिन को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस सिलसिले में आज रांची के मोराबादी स्थित टैगोर हिल परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
टैगोर हिल परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों को इसकी जानकारी दी गई। विरासत संरक्षण विशेषज्ञ श्री देव सिंह ने कहा कि विश्व विरासत दिवस के माध्यम से देश के युवाओं और बच्चों को अपनी संस्कृति और धरोहर से अवगत कराना है। लोगों को, खासकर बच्चों को, युवाओं को अपनी संस्कृति, अपने धरोहर के बारे में जानकारी दी जाए, उनको प्रेरित किया जाए अपने विरासत और संस्कृति को बचाने के लिए। विश्व विरासत दिवस के मौके पर टैगोर हिल और ब्रह्म मंदिर देखने के बाद स्कूली बच्चों में धरोहरों को लेकर उत्सुकता दिखी। बच्चों ने बताया कि धरोहरों को संरक्षित करने से उनके साथ उनकी अगली पीढ़ी भी उसे देख और जान सकती है। टैगोर हिल का इतिहास जानने को मिला और कैसे ये बना, कब, किस साल में, और प्राचीन इतिहास के बारे में हमें जानने को मिला। अगर हम इसे प्रिजर्व नहीं करेंगे तो वो सिर्फ मोबाइल ही में रह के सीमित रह जाएगा। अगर हम उससे बचाएंगे नहीं तो हमारे फ्यूचर जनरेशन उसको लाइव अपने फील करके नहीं देख पाएंगे। मौके पर 100 साल से अधिक पुराने ब्रह्म स्थल से जुड़ी विभिन्न जानकारियां भी बच्चों को दी गई। रांची से करमवीर की रिपोर्ट। राज्य के विभिन्न जिलों में प्रयास सह प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के अनुश्रवण हेतु गई टीमों का निरीक्षण जारी है। इस कड़ी में राज्य स्तरीय अनुश्रवण टीम द्वारा 5 स्कूलों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है। टीम ने गढ़वा समग्र शिक्षा अभियान में अनियमितता बरतने के मामले में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं लेखा पदाधिकारी के विरुद्ध जांच का आदेश दिया है। वहीं रांची के टीवीएस सीएम उत्कृष्ट विद्यालय के शिक्षक की प्रतिनियुक्ति रद्द कर दी गई है और पूर्व प्राध्यापिका को सो कॉज जारी किया गया है। उधर साहेबगंज के एक और जमशेदपुर के 2 स्कूलों को भी सो कॉज जारी किया गया है। डीआरडीओ ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का आज ओडिशा के तट पर आईटीआर चांदीपुर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया। Now, particle taken off. भारत का चालू खाता घाटा बीते साल जीडीपी के मुकाबले 4.7% के स्तर से इस साल जीडीपी का 1.7% रह गया। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है और ये 309.4 अरब डॉलर से बढ़कर 343.2 अरब डॉलर हो गया। इससे किसी वैश्विक उठापटक की स्थिति में भारत को जोखिम से बचने में मदद मिलेगी। बदलाव करते हुए उसे बढ़ाया है। अब उद्योग संगठन पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 8 से 8.3% रहने का अनुमान है। इसके साथ ही उद्योग संगठन ने कहा है कि देश की विकास दर अगले 23 साल तक औसतन 6.7% रहेगी और 2047 तक इसके 34.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। उद्योग संगठन के मुताबिक उस समय तक प्रति व्यक्ति आय $21,000 होगी। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक देश में वृद्धि के लिहाज से बुनियाद मजबूत है। उद्योग संगठन ने रिपोर्ट में देश को 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सुझाव भी दिए। उद्योग संगठन ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए व्यापार करने की लागत को कम करने और फिनटेक, सूचना प्रौद्योगिकी, वाहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर बढ़ती मांग को देखते हुए बड़े स्तर पर क्षमता बढ़ाने की सिफारिश की है। इसके साथ ही सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास पर विशेष ध्यान देने का भी सुझाव दिया गया है। हजारीबाग का चर्चित रामनवमी का दशमी का जुलूस आज देर रात निकलेगा। शहर और आसपास के अखाड़ाधारी जुलूस की तैयारी लगभग पूरी कर चुके हैं। लगभग 24 घंटे तक जुलूस हजारीबाग के विभिन्न सड़कों से गुजरेगा। जुलूस देखने हजारीबाग के अलावा चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो और रामगढ़ सहित बिहार और बंगाल के लोग भी आते हैं। इससे पहले कल नवमी की शोभायात्रा में महिला सशक्तिकरण का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां महिलाएं हाथ में तलवार और लाठी के साथ करतब दिखाया। हजारीबाग में रामनवमी के दौरान परंपरागत हथियारों का बाजार खूब सस्ता है और लोग जमकर खरीदारी भी करते हैं। दुकानदार कहते हैं कि हथियार रामनवमी की खूबसूरती है। रामनवमी समाप्त होने के बाद लोग इन्हें अपने घरों को सजाते भी हैं और अगले साल रामनवमी आने का इंतजार भी करते हैं।
विश्वविख्यात है, हर कोई जानता है। और अस्त्र शस्त्र की हमारे हिंदू धर्म में पूजा होती है, खासकर रामनवमी और दशहरे में। इसका विशेषकर डिमांड ज्यादा हो जाता है रामनवमी में। और हिंदू धर्म मानने वाले जितने भी अनुयायी हैं सब ले जाते हैं, शस्त्र पूजा करते हैं, उसके बाद रामनवमी जुलूस में भी शामिल होते हैं। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में झामुमो केंद्रीय समिति सदस्य नजरुल इस्लाम के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। साहिबगंज के सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी सुबोध कुमार के बयान पर यह मामला दर्ज कराया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने धनबाद के लिए थर्ड जेंडर श्वेता किन्नर को चुनाव आइकॉन बनाया है। चुनाव आइकॉन बनाने के बाद अपनी जवाबदेही को श्वेता किन्नर बखूबी निभा रही हैं। श्वेता किन्नर घर घर पहुंचकर लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक कर रही हैं। रांची के गौसनर कॉलेज में चुनाव आयोग की ओर से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 65 विद्यार्थियों ने मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराया। कार्यक्रम का उद्घाटन गौसनर कॉलेज की प्राचार्य इलानी पूर्ति ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मतदान हर व्यक्ति को करना चाहिए। खूंटी में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने मतदान केंद्र में आगामी 13 मई को पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक फोटो साझा करते हुए कहा कि मतदान सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे तक कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव में दहशत फैलाने और लेवी वसूलने की योजना बना रहे पीएलएफआई के 2 उग्रवादियों को खूंटी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादियों में एरिया कमांडर हर्षित गुड़िया और प्रकाश प्रमाणिक शामिल है। साहिबगंज में चाइल्ड ट्रैफिकिंग से जुड़े एक मामले में आरोपी कुलदीप शाह की 2 क्रिमिनल अपील पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायालय के आदेश सीआईडी डीजी सशरीर उपस्थित हुए। इस दौरान उन्होंने न्यायालय को बताया कि गुमशुदा दोनों बच्चों का बायोमेट्रिक्स यानी फिंगरप्रिंट्स आंखों के रेटिना उपलब्ध कराना संभव नहीं है। यह काफी जटिल प्रक्रिया है। नाबालिग को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी मिथुन बेदिया को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। पीड़िता ने अनगढ़ा थाना में 7 अप्रैल 2022 को आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। रांची के धुरवा उप डाकघर से 2.5 करोड़ रुपए से अधिक की हेराफेरी मामले में सीबीआई की ओर से रांची स्थित भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में 4 नामजद और अन्य अज्ञात लोक सेवक तथा निजी कर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आरोपियों में 4 नामजद धुरवा उप डाकघर से जुड़े पदाधिकारी हैं। सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने टेलीग्राम ऐप के जरिए ठगी करने वाले 3 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। तीनों साइबर अपराधी की गिरफ्तारी साइबर क्राइम ब्रांच द्वारा जमशेदपुर से की गई है। साइबर अपराधियों ने एक महिला से 2,88,000 रुपए की ठगी को अंजाम दिया था। रामगढ़ जिले के बरकाकाना में रामनवमी जुलूस के दौरान माइक को लेकर 2 दल आपस में भिड़ गए। झड़प इतनी बढ़ गई कि पूजा करने आई बरकागांव विधायक अंबर प्रसाद के अंगरक्षक भी घायल हो गए। गोड्डा जिले के सुंदरपहाड़ी थाना क्षेत्र के बाद डांगापाड़ा गांव में पहाड़िया जनजाति के एक निर्दोष युवक का एनकाउंटर कर दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाया गया है और आरोपी पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में बढ़ती गर्मी से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने स्पेशल बुलेटिन जारी कर कहा है कि आज से अगले 4 दिनों तक कई जिलों में उष्ण लहर यानी हीट वेव का असर देखा जाएगा। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बताया गया है कि 19 अप्रैल से 22 अप्रैल तक राज्य के कम से कम 7 जिलों में लोगों को भीषण गर्मी का प्रकोप झेलना पड़ेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 19, 20, 21 और 22 अप्रैल को कोल्हान के साथ साथ संथाल परगना प्रमंडल के जिलों में भी उष्ण लहर की स्थिति बनेगी। इस दौरान उन्होंने लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। 19 तारीख से लेके 22 तारीख तक झारखंड में उष्ण लहर हीट वेव की चेतावनी जारी की जाती है। खासकर अगर बात किया जाए तो जो कोल्हान प्रमंडल है जिनमें जिले आते हैं आपको पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और साथ साथ में जो संथाल के इलाके आते हैं जिसमें गोड्डा, साहिबगंज, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा, देवघर और से सटे हुए धनबाद, बोकारो में आपको उष्ण लहर हीट वेव चलने की संभावना जताई जा रही है। हीट वेव उष्ण लहर को देखते हुए मौसम विभाग आमजनों से एहतियात बरतने की उम्मीद करता है और लोग अपने आप को हाइड्रेट रख सकते हैं और जो देसी शीतल पेय है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहर निकलना हो तो 11 से 3 का समय निकलने से बचे और आप जो सूती कपड़े हैं उस टाइप से पहन सकते हैं। बाहर निकलना जरूरी हो
तो आप टोपी और छाता लेके निकल सकते हैं। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 36.8 और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 41.5 और न्यूनतम 25.8 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 40.6 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर डालते हैं एक नजर। अठारह अप्रैल वर्ष 1859 में भारत के पहले स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख सेनानायक तात्या टोपे को क्रांति में निर्णायक भूमिका निभाने पर फांसी की सजा दी गई। उनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग राव था। उन्होंने न सिर्फ 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी, बल्कि पूरे देश में आजादी की चेतना का सूत्रपात किया। 1857 के महान विद्रोह में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण, प्रेरणादायक और बेजोड़ थी। जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ तो तात्या टोपे ने अंग्रेजों को कानपुर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कई युद्धों में रानी लक्ष्मीबाई का भी साथ दिया। 7 अप्रैल वर्ष 1859 में तात्या टोपे को ब्रिटिश सेनाओं द्वारा पकड़ लिया गया और 18 अप्रैल को ही मध्य प्रदेश के शिवपुरी में हजारों लोगों की उपस्थिति में खुले मैदान में फांसी पर लटका दिया गया। 18 अप्रैल वर्ष 1955 में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का निधन हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल 102 सीटों के लिए होगा मतदान। कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग पार्टियां पहुंची मतदान केंद्रों पर सवेरे 7 से शाम 5 बजे तक वोटिंग। राज्य की 4 सीटों के लिए जारी हुई अधिसूचना, नामांकन प्रक्रिया शुरू। राज्य में पहली बार जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम से चुनाव ड्यूटी में लगे वाहनों की होगी निगरानी। मनरेगा घोटाले मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। ग्रामीण विकास विभाग के कार्यकारी अभियंता शशि प्रकाश और जय किशोर चौधरी की 4 अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त। और गर्मी से राज्य भर में जनजीवन प्रभावित। मौसम विज्ञान केंद्र ने 22 अप्रैल तक हीट वेव को लेकर जारी किया अलर्ट। सावधानियां बरतने की भी दी सलाह।